वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही है वह है 12th बायोलॉजी चैप्टर 16 जिसमें से हम चल रहे थे वायु प्रदूषण में। आज का जो टॉपिक है वो है जल प्रदूषण। ठीक है ना। इसके ऊपर का हमने पढ़ा रखी है आपको वायु प्रदूषण, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। आज हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं जल प्रदूषण। ठीक है, इसके पूरे डिटेल में चलेंगे और हो सकते तो एक आध प्रदूषण और देख लेंगे, ध्वनि प्रदूषण वगैरह। ठीक है, तो जल प्रदूषण क्या है देखिए कि एकदम सीधा टॉपिक में चलते हैं हम लोग, है ना। नो ड्रामा। और ये जो वीडियो है वो नीट है, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, सीधा चलते हैं। जल में पानी जी, है ना। तो जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थ, वांछित मतलब जो हम चाहते हैं उसको वांछित बोलते हैं, और जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं, जो हमें आवश्यकता नहीं है, उसको अवांछनीय बोलते हैं, अवांछित बोलते हैं इसको। ठीक है ना। अवांछनीय और वांछनिक मतलब, जैसे कि पलकों का झपकना अवांछनीय क्रिया है, हम लोग जानबूझकर उसको झपकाते नहीं हैं। ठीक है ना, अपने आप होते रहता है, उसको अवांछनीय बोलेंगे। ठीक है, तो जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ हो चाहे अकार्बनिक पदार्थ हो चाहे विकिरण हो, ठीक है ना। तो जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थ की उपस्थिति के कारण जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। मतलब जो गुण जल का है वो गुण नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रदूषण आ जाते हैं। तो जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थ की उपस्थिति के कारण जल की गुणवत्ता में कमी होती है व घातक प्रभाव उत्पन्न होता है। इस स्थिति को जल प्रदूषण कहते हैं। व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल प्रदूषण। सीधा हम लोग चलते हैं जल प्रदूषण के कारण स्रोत शब्द में, ध्यान से सुनेगा। ठीक है, ये केवल थ्योरी ही है। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग जल प्रदूषण के स्रोत। स्रोत क्या है भैया। स्रोत मतलब जहाँ जहाँ से जल प्रदूषण होती है वहाँ वहाँ हम लोग चलते जाएंगे, आप भी पीछे पीछे चलते जाइएगा। ठीक है, उसको आप कम कम मात्रा में डिटेल करिएगा, है ना। ठीक है, वाहित मल, वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट जल प्रदूषण के स्रोत ना। तो वाहित मल ऐसा विलयन है, ठीक है, विलयन नहीं कह सकते इसको हम लोग, कह सकते हैं निलंबन कह सकते हैं, क्योंकि हाँ, वाहित मल अगर शुद्ध हो तो विलयन कह सकते हैं। ठीक है ना, मलमूत्र आप जो बताने की जरूरत नहीं है। तो वाहित मल ऐसा विलयन है जिसमें प्रायः जैव विघटन योग्य प्रदूषक, जैसे, है ना, मानव मल, जंतु अपशिष्ट, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक लवण एवं क्लोराइड आयन घुले रहते हैं वाहित मल में। ठीक है ना। यहाँ पर विलयन बोलने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है ना। वाहित मल एक ऐसा अपशिष्ट है, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि विलयन में क्या होता है, विलयन एकदम शुद्ध होता है ना। ठीक है, तो इसको आप मिश्रण है बोल सकते हो। ठीक है, तो वाहित मल एक ऐसा मिश्रण है जिसमें जिसमें प्रायः जैव विघटन योग्य प्रदूषक, जैव विघटन योग्य प्रदूषक मतलब जिसका विघटन हो सकता है उसी को बोलते हैं हम लोग जैव विघटन, जीवों की तरह विघटित होने वाले प्रदूषक। ठीक है, जैव विघटन योग्य प्रदूषक। तो वाहित मल ऐसा मिश्रण है जिसमें प्रायः जैव विघटन योग्य प्रदूषक, जैसे मानव मल, जंतु अपशिष्ट, जंतुओं का अपशिष्ट जी, और कार्बनिक यौगिक, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया, अकार्बनिक लवण में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के फास्फेट, इन सब के फास्फेट ना, जैसे सोडियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट, पोटेशियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, या कह सकते हैं वन नाइट्रेट, तो सोडियम का नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ऐसा भी हो सकता है। तो वाहित मल एक ऐसा मिश्रण है जिसमें प्रायः जैव विघटन योग्य प्रदूषक, जैसे मानव मल, जंतु अपशिष्ट, कार्बनिक यौगिक, है ना, अकार्बनिक लवण एवं क्लोराइड आयन घुले होते हैं। ठीक है, शहरों से निकला वाहित मल भूमिगत नालियों द्वारा जलाशय, नदी, झील तथा समुद्र में मिला दिया जाता है या मिल जाता है। इन पदार्थों से अमोनिया, कार्बोनिल, CO है तो कार्बोनिल संबंधित है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्राइड, सल्फेट आदि जल में मिल जाते हैं और इसे क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़्यादा डिटेल मत करिएगा, इतना लिखिएगा कि शहरों से निकलने वाली वाहित मल, ये सब बताने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। ठीक है ना, वो पिछले साल वाले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे इसलिए बताया गया था। चलिए, तो शहरों से निकलने वाले जो वाहित मल है भूमिगत नदियों तथा जलाशयों, नदियों, झीलों तथा समुद्रों से मिला दिया जाता है। शहरों से निकला वाहित मल भूमिगत नालियों
नदियों बोल दिया था मैं, नालियों द्वारा जलाशय, नदियों, झीलों आदि समुद्र में मिल जाता है, लिख दीजिएगा, मिल जाता है। इन पदार्थों से अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्राइट, सल्फाइड आदि जल में मिल जाते हैं, जिससे जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ज़्यादा ये नहीं करने का, दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। चलिए आगे का पॉइंट आता है BOD, दूसरा नंबर का पॉइंट है। इसमें एक बात तो बताता हूँ कि BOD क्या है करके ना अलग से क्वेश्चन और आ जाता है। जैव ऑक्सीजन डिमांड, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको हिंदी में बोलेंगे जैव ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल BOD। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, देखिएगा ध्यान से ना। तो किसी जल में रोगाणुओं द्वारा जैव ऑक्सीजन ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा जैव ऑक्सीजन मात्रा होती है। अब बताओ इसमें क्या समझ आना है, ध्यान सुनिएगा। किसी जल में रोगाणुओं द्वारा, ये जल है ना, ये जल इतना गंदा हो गया है, इतना गंदा हो गया है कि जो रोगाणु हैं वो ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब BOD बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। किसी जल में रोगाणुओं द्वारा, रोग के अणुओं के द्वारा, किसी जल में रोगाणुओं के द्वारा जैव ऑक्सीजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा जैव ऑक्सीजन मात्रा होती है या BOD होती है। मतलब इन रोगाणुओं को रहने के लिए ऑक्सीजन, अनाक्सीकृत नहीं बोल रहा हूँ, ऑक्सीकृत, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो किसी जल में रोगाणुओं द्वारा जैव ऑक्सीजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा जैव ऑक्सीजन मात्रा होती है, ठीक है। अब यदि BOD की मात्रा अधिक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब डिमांड कर रहा है, कौन कर रहा है, ये रोगाणुओं के द्वारा, किसका, ऑक्सीजन का, है ना। तो यदि BOD की मात्रा अधिक है तो जल प्रदूषित है। उनकी मात्रा कम होने पर जल अपशिष्टता नग्न है। अगर BOD की मान ज़्यादा है तो जल प्रदूषित है, सीधी बात, और BOD की मान कम है तो जल अप्रदूषित है, ठीक। तो अधिकतर BOD मान जल में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्ट के समानुपाती होता है, बराबर होता है। मतलब कहा जाए अधिकतर जो BOD मान है वो जल में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्ट के समानुपाती है। मतलब BOD और कार्बनिक पदार्थ है वो समानुपाती होता है, जिसके कारण इससे समझ आ जाता है कि यदि BOD का मान है वहाँ बराबर है तो वहाँ जल क्या है, अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित नहीं है, ठीक है। अगर BOD का मान बढ़ रहा है तो वो क्या है, अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित है। चलिए तीसरा में चलते हैं हम लोग, औद्योगिक बहिस्त्राव। ये सब क्या है, जल प्रदूषण के स्रोत हैं। अनेक प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक, कार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा होती है बाबा, है ना, ठीक है। अनेक प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक प्रदूषकों का बहिस्त्राव, है ना, रंजक उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, खनन प्रचलन आदि से होता है। यहाँ पर अल्पविराम डालिएगा कि अनेक प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक प्रदूषकों का बहिस्त्राव रंजक उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, खनन प्रचालक आदि से होता है। कोयला खानों में H2SO4 अम्ल, है ना, अपशिष्ट, कोयला खानों में H2SO4 अम्ल अपशिष्ट या अपशिष्ट एक गंभीर प्रदूषक है जो कि जल की कठोरता बढ़ाता है। तो ये जो सोडियम है, कैल्शियम है, क्रोमियम है, कैडमियम है, मरकरी है, सब भारी धातु है ना, ये बहिस्त्राव उद्योग से विसर्जित होते हैं और ये जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। चलिए चौथा पॉइंट चलते हैं हम लोग, कृषि विसर्जन, कृषि के लिए विसर्जित करते हैं, है ना। क्या क्या विसर्जित करते हैं, कृषि में जो सामान बच जाता है उसको जल में ही छोड़ दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत मुख्यतः वे रसायन आते हैं जो कि उर्वरकों और कीटनाशकों की भांति रोग नियंत्रण में प्रयोग देते हैं। इसके विसर्जन जलाशयों में पहुंच जाती है, इसका जो उनके विसर्जन जलाशयों में पहुंच जाते हैं या उनके विसर्जन से जलाशय क्या हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं। आगे आता है घरेलू अपमार्जक, विभिन्न प्रकार के अपमार्जक, अपमार्जक मतलब निरमा रे, वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना। तो विभिन्न प्रकार के अपमार्जकों का उपयोग जल को प्रदूषित करता है। अपमार्जकों के कारण अपमार्जकों के कारण जल में फास्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया आदि की मात्रा बढ़ती है, वह जल प्रदूषित होता है। चलिए आगे हम चलते हैं, प्रमुख जल प्रदूषक, प्रमुख वायु प्रदूषक था ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला आता है लेड, लेड या सीसा, ठीक है। तो
लेड प्रमुख जल प्रदूषक है। इसकी अत्यधिक मात्रा जन स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इससे गुर्दे प्रभावित होते हैं व हीमोग्लोबिन की कमी तथा तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियां होती है। इसके कारण पानी पीने योग्य नहीं रहता। अगर लेड आ गया, लेड की मात्रा ज़्यादा आ गया जल में, तो जल क्या हो गया, प्रदूषण हो गया। दूसरा आता है क्लोराइड। क्लोराइड बोले तो क्लोरीन से संबंधित है ना ये, ठीक है। तो क्लोराइड में देखते हैं हम लोग, किसी का भी क्लोराइड हो सकता है। क्लोराइड सॉरी क्लोराइड लिख दिया है यहाँ पर, क्लोराइड नहीं फ्लोराइड ही है, मैं क्लोराइड पढ़ रहा था। सारे देख कब बनाया है ना, क्लोराइड लिखा है, लेकिन ये फ्लोराइड है, फ्लोराइड, ठीक है, ओके। तो फ्लोराइड प्रमुख जल प्रदूषक है। इसके अत्यधिक, फ्लोराइड ना, क्लोराइड नहीं, फ्लोराइड प्रमुख जल प्रदूषक है। इसकी अत्यधिक मात्रा जन स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसके लगातार सेवन से वजन में कमी, दांत की बीमारियां होती है। इसके कारण जल पीने योग्य नहीं रहता है। ये सब वायु प्रदूषक है। तीसरा आता है आपका मरकरी। मरकरी भी क्या है, वायु प्रदूषक है। तो पारा प्रमुख जल प्रदूषक है। इसकी अत्यधिक मात्रा जन स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। यह लिवर, गुर्दा आदि को प्रभावित करती है। इसके कारण जल पीने योग्य नहीं होता है। बस इस तरह से थोड़ा बहुत फेंक देना है, और क्या है। आगे हम चलते हैं, जल प्रदूषण के प्रभाव। ये भले ही एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल, लेकिन यही अधिकतर पेपर में रहता है कि जल प्रदूषण के प्रभाव को समझिए, किस किस पर प्रभाव डालता है। इसको सोच सोच कर लिखना है, कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसी को लिखना है। केवल इतना बताना है कि जल प्रदूषण से किसको क्या हानि होता है। तो औद्योगिक एवं मल जैसे अपशिष्टों के कारण प्रदूषित जल पीने योग्य नहीं रह जाता। इससे पीने से अनेक बीमारियां पैदा होती है। पहला पॉइंट तो ऐसे ही निकाल दिए। दूसरा, प्रदूषित जल में उपस्थित पारा, आर्सेनिक आदि तत्व पादपों एवं जंतुओं के लिए विष की तरह कार्य करता है। क्योंकि उसको खा देगा या पानी को खाएगा नहीं, पिएगा, तो क्या हो सकता है, मर भी सकता है। तो विष की तरह कार्य करेगा। प्रदूषित जल में सूक्ष्म जीवों के बढ़ जाने के कारण उस जल के दूसरे जीव मरने लगते हैं सेवन से, है ना, और जीवमंडल में क्षति पहुंचती है। प्रदूषित जल में उपस्थित कैडमियम तथा क्रोमियम जंतुओं की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। यह है जल प्रदूषण के प्रभाव। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकती है कि जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जाता है। प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। शोधन के पूर्व औद्योगिक अपशिष्टों को जल में नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो आपका कॉमन सेंस यार, इसको आपको ऐसा लिखना है कि आपको पता है पहले से। लोगों को नदी ना तालाब रहने में स्नान नहीं, तालाब झीलों में स्नान नहीं करना चाहिए। जल स्रोतों में पशुओं को भी नहीं धोना चाहिए, ठीक है। खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जल स्रोतों के जल के शोधन पर विशिष्ट ध्यान देना चाहिए। इसमें से 5-6 लिख लेना प्लीज आप, ठीक है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जल शोधन संयंत्रों को लगाना चाहिए, मतलब जल को बाहर ना निकाला जाए। नगरों के वाहित मल को आबादी से दूर छोड़ना चाहिए। कीटनाशियों, खरपतवारनाशियों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्रदूषण के प्रति आम जनता को जागरूक, ये सब फेंकने वाला काम नहीं करना है, ठीक है ना। जितना बोला उतना लिख लीजिएगा, ठीक है ना। वायु प्रदूषण के नियंत्रण। आगे हमारा एक मेन टॉपिक चलता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, जैव आवर्धन क्या है। चलिए, जैव आवर्धन क्या है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, है ना। तो वह घटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक, अभी प्रदूषक के बारे में पढ़ रहे थे ना, उसके बहुत पीछे। तो वह परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक आहार श्रृंखला, ये आहार है ना, आकार लिख दे यहाँ पर, ये इसका नाम है आहार श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला को हम लोग आहार श्रृंखला भी बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला को आहार श्रृंखला। तो वह परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते हुए, खाद्य श्रृंखला में कुछ प्रदूषक बढ़ते जाते हैं, और आहार श्रृंखला बोलते हैं, उसको खाद्य श्रृंखला ही बोलते हैं। तो वह परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक है ना, वो क्या करता है, आहार श्रृंखला के साथ साथ सांद्रता में क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और आहार श्रृंखला में बढ़ रहा है, आहार श्रृंखला में बढ़ रहा है, तो मनुष्य में बढ़ेगा, उसको मनुष्य खाएगा या कोई भी जीव खाएगा ना, तो आहार श्रृंखला में बढ़ेगा मतलब मनुष्य खाएगा, और मनुष्य खाएगा मतलब उसके ऊतक में जाएगा, ऊतक में जाएगा मतलब कहाँ जाएगा, कोशिका में जाएगा, कोशिका में जाएगा मतलब कहाँ जाएगा, ऊतक में जाएगा। तो वह परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते हुए ऊतकों में जमा हो जाते हैं, उसे जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं,
जैव आवर्धन, ठीक है ना। मतलब कहा जाए ऊतकों में जमा हो जाना, ठीक है ना, ये प्रदूषकों का या तो पादप ऊतक में हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार से ऊतक में इस विशेष प्रकार के प्रदूषकों का जमा हो जाना जैव आवर्धन कहलाता है। जैव मतलब जीव, आवर्धन मतलब बढ़ना, ठीक है। तो उद्योगों के अपशिष्ट जल में उपस्थित कुछ विषैले पदार्थ जलीय खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन उत्पन्न करते हैं। मतलब कहा जाए कि एक खाद्य श्रृंखला में अपशिष्ट पदार्थों का मिलना, सांद्रता बढ़ना, ठीक है, जिसके फलस्वरूप वहाँ ऊतकों में क्या होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जैव आवर्धन। कुछ प्रदूषक अनिम्नीकृत होते हैं, ठीक है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा डाल दीजिए थोड़ा से, कि कुछ प्रदूषक अनिम्नीकृत होते हैं, अर्थात एक बार अवशोषित होने पर उनका जीवों द्वारा विघटन होना असंभव होता है। ये प्रदूषक जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा हो जाते हैं तथा उपापचयी एवं उत्सर्जित नहीं हो पाते हैं, जो कि जैव आवर्धन का मुख्य कारण है, ठीक है ना। वो प्रदूषक जीवों के वसा वाला ऊतक है ना, उसमें जमा हो जाते हैं और उपचारित करने पर, सॉरी उपापचयी बोल दिया था क्या मैं, उपचारित करने पर है ना, या उपचयित करने पर इसको उपचयित बोलेंगे उसको, ठीक है, उपचयित करने पर ना, उपचयित करने पर उपचयित एवं उत्सर्जित नहीं हो पाते हैं। उपापचयित जी, उपचयित बोलता हूँ बार बार, उपापचयित, ये उपापचयी एक क्रिया है, इसको मैंने बहुत पहले बता रखी होगी आपको, उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया समस्त निर्माणात्मक और विनाशात्मक क्रिया को बोलते हैं उपापचयी क्रिया, है ना। तो कुछ प्रदूषक अनिम्नीकृत होते हैं, जिसका निम्नीकरण नहीं हो सकता है, जिसका विखंडन नहीं हो सकता है, जिसको हम लोग किसी जीवों के द्वारा से विखंडित नहीं कर सकते, उसको अनिम्नीकृत बोलते हैं। तो कुछ प्रदूषक अनिम्नीकृत होते हैं, अर्थात एक बार अवशोषित होने पर उसका जीवों द्वारा विघटन होना असंभव होता है। ये प्रदूषक जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा हो जाते हैं तथा उपापचयित एवं उत्सर्जित नहीं हो पाते हैं, जो कि जैव आवर्धन का मुख्य कारण होता है। ये आपका पॉइंट है, जैव आवर्धन क्या है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं जैव आवर्धन के प्रभाव। जैव आवर्धन के प्रभाव हम देखते हैं। पक्षियों में DDT का जमाव उसके अंडे में कैल्शियम के जमाव को कम कर देता है। ऐसी स्थिति में अंडे समय से पहले ही फूट जाते हैं। जैव आवर्धन के प्रभाव पक्षियों पर पड़ता है, याद रखिएगा। जब मनुष्य DDT संदूषित प्राणियों को खाते हैं तो इससे मिनी माता रोग हो सकता है, मनुष्य पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जैव आवर्धन के क्या ये प्रभाव है। आगे पॉइंट आता है अपशिष्ट जल का उपचार। ये उपचार कैसे कैसे करते हैं, प्राथमिक उपचार होता है, द्वितीयक उपचार होता है, जल का उपचार किया जाता है, ट्रिंगल विधि है, बहुत सारी विधियाँ हैं, आप लोग इसको पुस्तक से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। हम लोग सीधा चलते हैं आगे पॉइंट में। ठोस अपशिष्ट पदार्थ, सॉलिड वेस्ट। ठोस अपशिष्ट क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। ठोस अपशिष्ट पदार्थ क्या है, तो मानव द्वारा वातावरण में त्यागे गए ठोस पदार्थ ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अब ये मत समझना कि मानव त्याग देता है ना, मानव का उपयोग आने वाली वस्तु है ना, वो अगर उसके कार्य में नहीं आता है तो उसको फेंक देते हैं हम लोग, ठीक। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे कार्य में नहीं आता तो उसको फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो वही क्या करता है, आपका ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है ना। ठोस अपशिष्ट पदार्थ इसके अंतर्गत मुख्यतः कांच, पेपर, रबड़, रसायन आदि आते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नगर पालिका ठोस अपशिष्ट। ये ठोस अपशिष्ट पदार्थ में बहुत सारे हैं। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, इसके अंतर्गत सामान्यतः जन समूहों द्वारा निकाला गया अपशिष्ट जैसे कांच, बोतल, कागज, प्लास्टिक आदि आते हैं। खनन कार्य में उत्पादित ठोस, तो खनन कार्य से निकले हुए धूल और मलबे के निष्पादन से आसपास की उपजाऊ मृदा सांद्रित खनिजों से बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती हैं। ये सब नॉर्मल लिखना, ठीक है। आगे का अपशिष्ट पदार्थ है अस्पताल का अपशिष्ट पदार्थ है। इसमें हानिकारक अपशिष्ट होते हैं जैसे कि संक्रमित पदार्थ, कांच की शीशी, सुई, बोतलें, थैले, मानव अंग आदि होते हैं। इसे जलाकर नष्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कांच है, वो थोड़ी जल सकता है, वो बहुत ज़्यादा ताप में ही वो गल सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा ताप तो नहीं मिल पाएगा, ठीक। ओके, तो इस तरह से ये हो गया सब, बहुत सारे वेस्ट हैं। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ई वेस्ट क्या है, ई वेस्ट क्या है ना। तो
सुधार मरम्मत न किए जा सकने योग्य कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। जैसे कि कंप्यूटर को बनाया जा सकता है, बिगड़ता है तो, लेकिन कुछ ऐसे कंप्यूटर है जिसको बनाया नहीं जाता, तो क्या करेंगे, सीधा फेंक देंगे, तो वही तो ई वेस्ट कहलाएगा ना। ई वेस्ट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, ई वेस्ट क्या है, क्वेश्चन आ सकता है कि सुधार मरम्मत न किए जा सकने योग्य कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या ई वेस्ट कहा जाता है। ठीक, आपका आगे आता है आपका पॉइंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। ठोस अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन कैसे करेंगे, इसको बताया जा रहा है। तो इस विधि के द्वारा पहला आता है भास्मीकरण। भास्मीकरण मतलब जलाना होता है ना, नॉर्मल। तो इस विधि द्वारा अपशिष्ट को, है ना, ठोस अपशिष्ट को, इस विधि के द्वारा ठोस अपशिष्ट को अत्यधिक ताप पर जलाकर भस्मक से प्राप्त राख का उपयोग मानव उपयोग हेतु उपयोग में ली जाती है। ठीक है, तो इसका प्रबंधन कर रहे हैं ना, मतलब इसको जलाने के बाद और कुछ प्राप्त हो सकता है क्या, राख प्राप्त, उसका उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस विधि द्वारा ठोस अपशिष्टों को अत्यधिक ताप पर जलाकर भस्मक से प्राप्त राख का उपयोग, भस्म को राख ही बोलते हैं, या भस्मक से प्राप्त राख का उपयोग यहाँ पर भराव के लिए, भराव हेतु उपयोग में लाई जाती है ना। इस विधि द्वारा ठोस अपशिष्ट है ना, उस ठोस अपशिष्टों को अत्यधिक ताप पर जलाकर, ठीक है ना, भस्मक से प्राप्त राख का उपयोग भराव हेतु उपयोग में लाई जाती है। भराव मतलब कहा जाए, इसका यूज़ हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, खाद बनाना, घर, भोजनालय, सब्जी बाजारों के सड़े गले पदार्थ से खाद कृमि खाद विधि द्वारा बनाई जा सकती है, या इसको केचुआ के द्वारा भी बनाया जा सकता है। खाद बनाना मतलब ठोस पदार्थ का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं। आगे आता है जैव गैस संयंत्र। शहरों से निकलने वाली मानव मल, सड़े अपशिष्ट तथा गाय के गोबर से जैव गैस प्राप्त की जाती है। भूमि भराव, भराव मतलब उसको भरना, सीधी बात है ना। खनन से उत्पन्न अपशिष्ट, भवन, विध्वंस सामग्री आदि का उपयोग निचले स्थलों के भराव में प्रयुक्त किया जाता है। कृषि अपशिष्ट का उपयोग कहाँ करेंगे, कृषि अपशिष्ट को कुक्कुट आहार, औद्योगिक कागज आदि बनाने में भी किया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे का जो टॉपिक आता है वो है रेडियो सक्रिय प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, सीधा टॉपिक में चलते हैं। यह एक विशिष्ट प्रकार का प्रदूषण है जो जल, मृदा तथा वायु में भौतिक रूप से रेडियो सक्रिय विकिरणों के उपस्थिति के कारण होता है। जल, मृदा और वायु, इन सब में ना जो रेडियो एक्टिव तत्व है, या रेडियो सक्रिय, एक्टिव मतलब सक्रिय, रेडियो सक्रिय विकिरण है ना, इन सब की उपस्थिति के कारण ना रेडियो सक्रिय प्रदूषण होता है। मतलब यह एक विशिष्ट प्रकार का प्रदूषण है जो जल, मृदा तथा वायु में भौतिक रूप से, ठीक है, भौतिक रूप से रेडियो सक्रिय विकिरणों की उपस्थिति के कारण होती है। ओके, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए कि परमाणु तत्वों को विभिन्न प्रयोजनों में प्रयोग करने के फलस्वरूप, जो परमाणु तत्व है ना, यह तत्व के परमाणु है, ठीक है, परमाणु तत्वों को विभिन्न प्रयोजन जी, ठीक है, में प्रयोग करने के फलस्वरूप रेडियोधर्मी तत्व वातावरण में प्रवेश करते हैं। बहुत सारे अभियांत्रिकी में कह सकते हैं, या बहुत सारे प्रयोग में कह सकते हैं, परीक्षण होता है ना बहुत सारा, जैसे कि हमारे लिए परमाणु बम का परीक्षण होता है, या बहुत सारे कुछ अलग अलग परीक्षण होते हैं। तो परमाणु तत्वों के विभिन्न प्रयोजनों में प्रयोग करने के फलस्वरूप रेडियोधर्मी तथा तत्व वातावरण में प्रवेश करते हैं और रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ये प्रदूषण रेडियो सक्रिय विकिरण होते हैं, जैसे कि अल्फा है, बीटा है, गामा है। अल्फा कह सकते हैं इसको, ऐसे प्रदर्शित करते हैं थोड़ा सा ऐसे, मैं तो ए लिखता हूँ अल्फा को, अल्फा, बीटा, एम, ये गामा। ठीक है, किरणें, ये है रेडियो सक्रिय प्रदूषण। ओके, अब हम लोग चलते हैं रेडियो सक्रिय प्रदूषण के स्रोत। कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं रेडियो सक्रिय प्रदूषण के। तो पहला प्राकृतिक विकिरण।
अंतरिक्ष किरणें, सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी में रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, थोरियम 232 आदि रेडियो विकिरण छोड़ते हैं, जिसके कारण रेडियो सक्रिय प्रदूषण होता है। ठीक। परमाणु कचरा, परमाणु कचरा में चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पास परमाणु संयंत्रों से निकलने वाली अपशिष्टों से विकिरण पैदा होता है। प्रायः इसके अपशिष्टों को भी जल स्रोतों एवं वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जिससे निकला विकिरण रेडियो सक्रिय प्रदूषण पैदा करता है। परमाणु विस्फोट, मैंने बताया था विस्फोट बहुत सारे परीक्षण भी होते हैं, परमाणु परीक्षण होते हैं, उस समय जब विस्फोट होते है उसमें से भी निकलता है रेडियो एक्टिव पदार्थ या विकिरण। तो परमाणु बमों के निर्माण में रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग होता है। निर्माण की प्रक्रिया में परीक्षण के लिए अनेक विस्फोट किए जाते हैं, जिससे विकिरण होता है, जिससे विकिरण निकलता है, जिसके कारण रेडियो सक्रिय प्रदूषण होता है। ठीक है ना, जिनसे विकिरण स्त्राव होता है। ठीक है, जिनसे विकिरण स्त्रावित होता है, जिनके कारण रेडियो सक्रिय प्रदूषण होता है। ये सब रेडियो सक्रिय प्रदूषण के क्या है, स्रोत हैं। आगे आता है रेडियो सक्रिय प्रदूषण के प्रकार में चलते हैं हम लोग। ठीक है, पहला आता है आयनीकरणीय प्रदूषण। रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलने वाली रेडियो सक्रिय विकिरण को आयोनाइजिंग विकिरण कहते हैं तथा इनसे निकलने वाली प्रदूषण को आयनीकरणीय प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे कि यूरेनियम 235, 233 ऐसा सब बताया गया था ना, वहाँ से अगर विकिरण निकलता है ना तो उसको आयोनाइजिंग कहते हैं। और वही अगर सूर्य से, आगे मैं अनआयोनाइजिंग भी बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये आयोनाइजिंग है, मतलब आयनीकरणीय, हिंदी में आयनीकरणीय बोलेंगे, इंग्लिश में आयोनाइजिंग बोलेंगे। ठीक है ना, तो रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलने वाली रेडियो सक्रिय विकिरण को आयोनाइजिंग विकिरण कहते हैं तथा इनके निकलने वाली प्रदूषण को आयनीकरणीय प्रदूषण कहते हैं। ठीक, अनायनीकरण में देखते हैं तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को नॉन आयोनाइजिंग विकिरण, आयन रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलेगा वो आयन रहेगा उसमें, और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को नॉन आयोनाइजिंग विकिरण कहते हैं तथा इसके निकलने वाले प्रदूषण को अनआयनीकरणीय प्रदूषण कहते हैं। ठीक है ना, ये आयोनाइजिंग विकिरण है। ठीक है, आयनीकरणीय प्रदूषण। ठीक है, ये अनआयनीकरणीय प्रदूषण। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को नॉन आयोनाइजिंग विकिरण कहते हैं तथा इनसे निकलने वाली प्रदूषण को प्रदूषण नहीं कह सकते, प्रदूषण को अनआयनीकरणीय प्रदूषण कहते हैं। आगे हम चलते हैं रेडियो सक्रिय प्रभाव, प्रदूषण के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दो या तीन प्रभाव चलेंगे हम लोग। ठीक है, पहला आता है परमाणु बम का अत्यधिक मात्रा में उपयोग के कारण रेडियो सक्रिय विकिरणें निकलती है जो कि रेडियो सक्रिय प्रदूषक का कार्य करता है। ये विभिन्न प्रकार के रोग, अपंगता, मंदबुद्धिता, कैंसर आदि रोग उत्पन्न करते हैं। रेडियो सक्रिय है ना, रेडियो सक्रिय प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये वातावरणीय विकिरणों को से मिलकर विभिन्न जैविक क्रियाओं को अनियंत्रित करती है। ये सब ज़्यादा समझने का नहीं है, केवल लिखने का है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर में आता है रेडियो सक्रिय फॉल आउट, बाहर होना। फॉल मतलब गिरना, तो ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि रेडियो सक्रिय फॉल आउट क्या है, रेडियो एक्टिविटी फॉल आउट क्या है ना। तो परमाणु बम अथवा हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बाद जब विस्फोट होती है ना तो बहुत सारे मात्रा में विकिरणें निकलती है, परमाणु इधर उधर फैलती है। तो परमाणु बम अथवा हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बाद हजारों टन धूल, मिट्टियाँ वायुमंडल में कई मीलों तक ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब बम फूटेगा तो सीधी बात है कि धूल मिट्टियाँ वायुमंडल में कई मीलों तक ऊपर तक उड़ते जाएंगे। ठीक है ना, तो हजारों टन धूल मिट्टियाँ वायुमंडल में कई मीलों तक ऊपर तक उठ जाते हैं। ये धूल रेडियो सक्रिय हो जाते हैं। अब ऊपर जाएंगे तो रेडियो सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पराबैंगनी किरणें होती है। ठीक है, इनका लगभग 80% हिस्सा कुछ ही घंटों में भूमंडल पर चले आते हैं। ठीक है, 100% गया माल जाए, उसमें से 80% है वो भूमंडल में चले जाते हैं। 5% हिस्सा है वहाँ कई सप्ताह तक धीरे धीरे आते जाते हैं। कहाँ पर, लास्ट में ज़मीन पर ही आएंगे क्या, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है ज़मीन पर। तो देखिए कि हजारों टन धूल मिट्टियाँ वायुमंडल में कई मीलों तक ऊपर उड़ जाते हैं और ये धूल
रेडियो सक्रिय हो जाते हैं, है ना। ऊपर जाकर इनका लगभग 80% हिस्सा है तुरंत गिरता है, मतलब कुछ ही घंटे में अब भूपटल पर चले आते हैं, चले आते हैं लिखेंगे, जाते हैं दिक्कत हो जाएगी। 5% हिस्सा कई सप्ताह तक धीरे धीरे जमीन पर गिरता रहता है, परंतु शेष 15% हिस्सा 80% एक घंटे में, 5% है वो धीरे धीरे गिरता रहता है, ठीक है ना। शेष 15% हिस्सा वायुमंडल के ऊपर जाकर दूर दूर तक फैल जाती है तथा वर्षा के साथ धीरे धीरे गिरते हैं। ये धूल के कण रेडियो सक्रिय होते हैं। इन कणों को पृथ्वी पर गिरने की क्रिया को ही रेडियो सक्रिय फॉल आउट कहते हैं। मतलब ये धरती से गया हुआ जो धूल मिट्टी कंकड़ जो भी गया है, कंकड़ तो नहीं जाता, वो गया है ऊपर जाकर वर्षा के साथ अगर वो गिरेगा ना तो उसको हम लोग कहते हैं फॉल, मतलब गिरना, मैंने वैसे शुरू में बताया था आपको, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं रेडियो सक्रिय फॉल आउट कहते हैं, ठीक है ना। और ऐसे कणों को हम लोग रेडियो सक्रिय प्रदूषक कहते हैं। आगे आता है गंदे अथवा डर्टी बम, है ना, गंदे अथवा डर्टी बम। चौथा, डर्टी बम शब्द का प्रयोग छोटे छोटे संभावित परमाणु बमों के लिए किया जाता है जो गैर कानूनी तरीकों से विश्व के अशासकीय संगठनों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसके मतलब कहा जाए इसके फटने से भी रेडियो सक्रिय प्रदूषक निर्मित होते हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के जांच के लिए एक्सरे किरण, पीएटी स्कैनिंग आदि का उपयोग किया जाता है जो जीवों के शरीर को प्रभावित करता है। ये भी क्या है, रेडियो सक्रिय प्रदूषक है, उसका प्रभाव, ठीक है। आगे आता है रेडियो सक्रिय प्रदूषक का रोकथाम, कैसे कैसे रोकथाम किया जा सकता है। देखिए, वायुमंडल के साथ साथ जल एवं स्थल में वायु परमाणु परीक्षण बंद करा देना चाहिए। नाभिकीय परीक्षण बोल सकते हैं इसको, बंद करा देना चाहिए। अब करा तो नहीं सकते लेकिन बोलने में क्या है नहीं। आगे देखिए, परमाणु भट्टियों को आबादियों से दूर बनाया जाना चाहिए। परमाणु कचरा एवं अन्य अपशिष्ट खुले में न रखें, ना तो जमीन में दबाएं, न ही समुद्र में फेंके। रेडियोधर्मी पदार्थ के खनन के लिए सुरक्षापूर्ण उपाय का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से कल हम लोग चलेंगे ध्वनि प्रदूषण में, ठीक है। इस तरह से आपका कंप्लीट यार जो टॉपिक है वो, है ना। सो गॉड ब्लेस टू ऑल।